Good afternoon to all. Today, we are going to discuss on commodity futures. This is for a revision point of view. We are doing the this topic revision. Now, first of all, what is the difference between forward and future? Then we'll go for commodity future. So, what is difference between forward and future? The meaning of both forward and future is same. What is forward and future is today we are doing a contract means two party entering into a contract which is exercised at future date, but price of that contract will decide today. So that is the difference between forward and future. That is the meaning of forward and future. But what is the difference between forward and future? Forward is not a standardized contract. That is, forward is OTC contract, over the counter, and future is standardized contract. Means future is we are doing through stock exchange. So forward is not through stock exchange, and future we are doing on stock exchange. The rules and regulation in forward is not standardized, but in future the rules and regulation is standardized. Which contract have a high risk? So forward contract have a high risk and future contract have a low risk, because in future contract there is an intermediary called stock exchange. Clear? So these are the basic difference between forward and future that might be asked in your exam. But today, quick, we are doing quick revision because we have to cover almost important chapter all in next few lectures. So what is commodity? Commodity future means, what is commodity future? So commodity as a underlying assets. In commodity future, commodity is a underlying assets. देखो लिखा है commodity future have a commodity as a underlying assets. आपको पहले ये बता दूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. तो अगर हमको कोई फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉमोडिटी का, आज नहीं फ्यूचर में, तो हम कॉमोडिटी फ्यूचर का यूज करते हैं. कैसे करेंगे विल डिस्कस लेटर ऑन विथ एन एग्जांपल. नाउ फ्यूचर ऑन अ कॉमोडिटी हेल्प मिटिगेट द प्राइस रिस्क. ये जो फ्यूचर ऑन कॉमोडिटी हम करते हैं वो प्राइस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, टू रिड्यूस द प्राइस रिस्क. ट्रेडिंग इन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर ऑन कॉमोडिटी इज नॉट अ न्यू. ये फॉरवर्ड फ्यूचर हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो नया नहीं है, वो 100 years पुराना है. ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेशन विद फ्यूचर, द कॉमोडिटी फ्यूचर इज ऑफन रिगार्डेड एज अनवारंटेड प्रोडक्ट. ये कॉमोडिटी फ्यूचर को अनवारंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं. अनवारंटेड प्रोडक्ट मतलब जब आप कॉमोडिटी का फ्यूचर करते हो तब आपको कोई भी चीज वारंटी एज अ वारंटी रखने की जरूरत नहीं है, गिरवे रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसलिए कॉमोडिटी फ्यूचर को अनवारंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं. अनवारंटेड मतलब आपको कुछ भी एज अ वारंटी रखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू पे जस्ट इनिशियल मार्जिन. ठीक है, जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पे इनिशियल मार्जिन. क्लियर? जैसे ऑप्शन में हम प्रीमियम पे करते हैं ना, कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वी हैव टू पे प्रीमियम. सेम एज इफ यू हैव वांट टू डू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड टू पे इनिशियल मार्जिन. नाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कमोडिटी अनेबल. क्यों करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कमोडिटी? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कमोडिटी एग्जैक्टली डिस्कवर द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्राइस, मार्केट प्राइस. मार्केट में जो चीज का जितना वैल्यू है, जिसका जितना वैल्यू होना चाहिए, वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे प्राइस डिस्कवरी करता है. तो दिस इज द फर्स्ट यूजर्स यूज. सेकंड, स्मूथिंग ऑफ द सीजनल प्राइस वेरिएशन. होता है ना कभी कभी ऐसा हम बोलते हैं कि सीजन में प्राइस ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ऐसा न हो कि सीजन ऑफ सीजन में प्राइस, जनरली वी आर बिलीव कि ऑफ सीजन में प्राइस ज्यादा हो जाएगा, सीजन में प्राइस कम होगा क्योंकि सप्लाई है. बट अगर आप पहले से आपने फ्यूचर ऑप्शन करके रखा होगा तो ऑफ सीजन में भी आपको सेम प्राइस पे वो प्रोडक्ट पड़े आपको आएगी. तो सीजन प्राइस में ज्यादा वेरिएशन ना हो, वो एक फायदा है. देन एफिशिएंट डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. मार्केट में करेक्ट इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट. ये हमने पहले लास्ट
चैप्टर में, लास्ट 2 चैप्टर में पढ़ा था, ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को रिड्यूस करता है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मतलब पैसा नहीं मिलने का जो कॉस्ट है उसको ये रिड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं मिलने का चांस बहुत ही कम है। क्लियर? एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल मार्केट। जो फिजिकल मार्केट, कमोडिटी मार्केट चलते हैं, कड़ी में है, ऊंझा में है, बहुत सारी जगह पे है, वो फिजिकल मार्केट का एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि उसके आधार पे, ये जो ऑनलाइन हम ट्रेडिंग करते हैं उसके आधार पे इसका प्राइस डिसाइड होता है, तो फिजिकल मार्केट का भी एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। These are the uses. Now, basically, we are not discussing detail commodity future and economy. Basically, commodity future and economy have a positive correlation. Means, suppose commodity future market is going well, it means that economy is also doing well. Suppose कॉमोडिटी फ्यूचर इज डूइंग वेल, अगर कॉमोडिटी फ्यूचर अच्छा कर रहा है इसका मतलब इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉमोडिटी फ्यूचर एंड इकोनॉमी। सेम वे, अगर कॉमोडिटी फ्यूचर में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी में थोड़ा नुकसान होगा। दूसरी चीज, कॉमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया can contribute a lot to the stability of the fiscal management. ये जो फिस्कल मैनेजमेंट है, फिस्कल मैनेजमेंट समझते हो ना, स्ट्रेटेजी डिसाइड करना फार्मर के लिए, ये जब स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए, फिस्कल मैनेजमेंट के लिए, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि अच्छे से पॉलिसी को हम क्या कर सके, फ्रेम कर सके। ठीक है, तो कॉमोडिटी फ्यूचर इसके कारण यूजफुल है। दूसरा, देखो यहाँ पे लिखा है कॉमोडिटी फ्यूचर एंड इकोनॉमी स्टेबिलाइज टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू को स्टेबिलाइज करता है, मतलब गवर्नमेंट गेट गुड रेवेन्यू फ्रॉम दिस कॉमोडिटी फ्यूचर। ठीक है, लिखा है देखो, गवर्नमेंट बजट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर क्रूशियली डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। क्योंकि गवर्नमेंट का बजट ये सब किस पे डिपेंड होता है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमोडिटी के अगर अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है कि कॉमोडिटी के अच्छे प्राइस ले, वो बेस प्राइस पे परचेज करे। होता है ना, लास्ट ईयर भी हुआ था कि फार्मर को अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे थे तो गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम प्राइस पे बाय किया था। तो अगर कॉमोडिटी फ्यूचर स्टेबल है, स्टेबल मतलब अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है अगर कॉमोडिटी फ्यूचर अच्छा चल रहा है। एंड एलिमिनेटिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड सब्सिडी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब मिनिमम उतना प्राइस तो मिलना चाहिए, है ना, कोई भी कॉमोडिटी हो उसको मिनिमम कितना प्राइस मिलना चाहिए, वो अगर आपको, वो डिस्कवर करने का काम कॉमोडिटी फ्यूचर करता है। कोई भी चीज, कोई भी कॉमोडिटी हो तो मिनिमम उसको कितना प्राइस, क्योंकि फार्मर को क्या होता है कि बहुत कम प्राइस पड़े तो उसको नुकसान होता है, तो मिनिमम उसको नुकसान ना हो ऐसा कितना प्राइस, वो डिस्कवर करने में कॉमोडिटी फ्यूचर हेल्प करता है। ठीक है, सो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमोडिटी फ्यूचर एंड इकोनॉमी। नाउ कॉमोडिटी एंड फाइनेंशियल फ्यूचर्स। अभी फाइनेंशियल फ्यूचर्स मतलब स्टॉक की बात कर रहा है। कॉमोडिटी फ्यूचर एंड फाइनेंशियल फ्यूचर का डिफरेंस क्या है? कॉमोडिटी फ्यूचर मतलब आप समझते हो, दीज आर व्हीट, राइस, दीज ऑल आर, ठीक है। बट फाइनेंशियल फ्यूचर में क्या आता है, तो स्टॉक्स है, इंडेक्स है ना, बॉन्ड्स है। देखो यहाँ पे लिखा है इन कॉमोडिटी फ्यूचर द अंडरलाइंग इज अ कॉमोडिटी विच में, कॉमोडिटी फ्यूचर किसका हो सकता है, व्हीट, कॉटन, ट्रम्किन, कॉर्न, ओट्स, जूस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जिसका फाइनेंशियल फ्यूचर होता है, वो है ट्रेजरीज, बॉन्ड, स्टॉक, स्टॉक इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, यूरो डॉलर डिपॉजिट, ये सब आता है फाइनेंशियल फ्यूचर में। और वो व्हीट और कॉटन वो सब आता है कॉमोडिटी फ्यूचर में। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन, कॉमोडिटी फ्यूचर में अंडरलाइंग एसेट्स अलग होती है, फाइनेंशियल फ्यूचर में भी अंडरलाइंग एसेट्स अलग होती है। नाउ डिलीवरी एंड सेटलमेंट। तो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी हैज प्राइसिंग एंड डिलीवरी प्रॉब्लम। देखो कॉमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं कॉमोडिटी फ्यूचर, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि डिलीवरी का प्रॉब्लम है। सपोज वी आर बाइंग द कॉमोडिटी थ्रू फ्यूचर, तो फिर कॉमोडिटी जब हम बाय करते हैं तो जहां पे वेयर हाउसेस है वहां से हमको कॉमोडिटी का डिलीवरी लेना पड़ता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप कॉमोडिटी फ्यूचर में से कोई कॉमोडिटी बाय करते हो या सेल करते हो तो आपको वेयर हाउस तक पहुंचाना पड़ता है, या बाय करते हो तो वहां से आपको वो गुड्स लेना पड़ता है, तो डिलीवरी का प्रॉब्लम है। कॉमोडिटी फ्यूचर में डिलीवरी का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल फ्यूचर में डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको डायरेक्ट डीमैट अकाउंट या ऑनलाइन मिल जाएगी, है ना। देन
contract feature and life. तो commodity future are governed by season and perishable nature of the underlying assets. Commodity future generally season wise ज्यादा होता है, season में जो चीज मिल रही है उसका commodity future होता है, but financial future तो throughout the year, all year available होता है. And supply and consumption pattern, तो देखो supply of the commodity is restricted to having a period while the consumption is uniform throughout the year. Supply और consumption में क्या होता है, commodity का supply सीजन बेस होता है, लेकिन कंजम्पशन तो पूरा साल होता है. कॉमोडिटी का सप्लाई सीजन बेस होता है, बट उसका जो कंजम्पशन होता है तो पूरा साल होता है. लेकिन फाइनेंशियल फ्यूचर में ऐसा कंजम्पशन की बात आती नहीं है. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कॉमोडिटी फ्यूचर एंड फाइनेंशियल फ्यूचर. वी हैव टू डू द रिविजन्स क्विक बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर. देन प्राइसिंग कॉमोडिटी फ्यूचर. अगर ये तो आपको पता ही होगा हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. जो लोग रेगुलर सेशन अटेंड करते थे दे नोज, है ना. द प्राइसिंग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉमोडिटी कैन नॉट यूज नो आर्बिट्रेज एग्रीमेंट ड्यू टू कन्वीनियंस इल अटैच विद द कॉमोडिटी. यहाँ पे क्या बोलते हैं, द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉमोडिटी कैन नॉट यूज नो आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे नो आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आर्बिट्रेज के आधार पे आपको प्राइस डिसाइड करनी है, और ये उसका प्राइस का फॉर्मूला है एसओ प्लस ईआरटी, है ना. एसओ प्लस ईआरटी समझ आते हैं क्या, ऐसा एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला है, सम करते हैं. देखो चलो, हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. कोई भी एक कॉमोडिटी की फ्यूचर प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं. चलो, स्पॉट प्राइस ऑफ कैडेमॉम. कैडेमॉम मतलब इलायची ऐसा होता है. कैडेमॉम का स्पॉट अभी का प्राइस है 714. फाइनेंसिंग कॉस्ट कितने परसेंट है, 10%. आपको पता फ्यूचर प्राइस कैसे डिसाइड होता है. तो फ्यूचर प्राइस का एक बेसिक फॉर्मूला है, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी. अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्यूचर प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं. कोई भी कॉमोडिटी, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडाइसिस, किसी के भी फ्यूचर प्राइस डिसाइड करना है तो बेसिक फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी. अब ये कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है पता है. तो हमने जो कॉमोडिटी या स्टॉक हमने जो लिया है, ठीक है, स्पॉट प्राइस मतलब आज की प्राइस, प्लस हमने जो कॉमोडिटी या स्टॉक लिया है उसको हमने कुछ समय तक संभाल के रखा हमारे पास. हमने 2 महीने 3 महीने उसको हमारे पास संभाल के रखा ना, तो उसका जो कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होता है वो उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि वो हमारा खर्चा है. सपोज हमने 100 रुपीज का कोई कॉमोडिटी बाय किया है, कोई भी 100 रुपीज का, ठीक है. अभी हमने उसको 3 महीने संभाल के रखा, तो 100 रुपीज का 3 महीने का इंटरेस्ट तो हमको पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने कहीं से पैसे लिए होंगे, तो वो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ. तो शायद 10 रुपीज हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट, सॉरी 2 रुपीज इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ. तो 100 रुपीज प्लस 2 रुपीज इंटरेस्ट कॉस्ट, तो फ्यूचर प्राइस कितनी होगी, मिनिमम 102 मिलना चाहिए इतना. सपोज स्टोरेज कॉस्ट भी 2 रुपीज हुआ, हमने इसको स्टोर किया था कहीं पर और उसका कॉस्ट भी 2 रुपीज हुआ, तो टोटल फ्यूचर प्राइस कितनी हुई, 100 प्लस 2 रुपीज इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस 2 रुपीज स्टोरेज कॉस्ट, दैट इज 104. तो ये 4 रुपीज जो ऐड हुआ ना उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी. हमने जो असेट्स को संभाल के रखा उसका कॉस्ट. तो ये सेम है, लेकिन ये लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ऐसा सिंपल नहीं गिनते. देखो चलो, हमने कितना फाइनेंसिंग कॉस्ट किया, 10% पर एनम. व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. पहले ये सम करते हैं, 3 महीने का बाद का प्राइस क्या होना चाहिए. फॉर्मूला देखो, एसओ आपको जानते ही है फ्यूचर का प्राइस, एसओ इंटू ईआरटी. अभी एसओ मतलब स्पॉट प्राइस कितना है 714 इंटू ई आर कितना है 10%, तो 10% इंटू टी मतलब 3 मंथ, तो 3/12. तो इसका आंसर आपको पता है ना, मैंने ई आपको कैलकुलेटर में या मोबाइल में गिनना सिखाया था कि ई रेस टू की वैल्यू कैसे गिनते हैं, ये आप बाद में गिन लेना. अभी अगर आप इसकी वैल्यू गिन के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर प्राइस 732.07 आएगा. किसका, कैडेमॉम का. आज अगर 714 है तो फ्यूचर का 732 होगा. आगे क्या बोल रहे हैं, इफ वेयरहाउसिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट हुआ और 1%, वेयरहाउसिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट एक और परसेंट हुआ 1%, मतलब अभी टोटल कॉस्ट कितना हो गया 11%, 10% और 1%. तो देखो फ्यूचर प्राइस कैसे डिसाइड किए, ई बाकी सब सेम है. नीचे देखो 714 इंटू ई, यहाँ पे 10% था क्योंकि एक ही था, यहाँ पे 11% हो गया. 10% प्लस 1% 11% इंटू 3/12, आंसर कितना हो गया 733.91. सिंपल. देखो अगर कॉस्ट
दोनों में किसका कॉस्ट ज्यादा है? इसमें कॉस्ट ज्यादा है ना, तो जिसका कॉस्ट ज्यादा होता है उसका फ्यूचर प्राइस भी ज्यादा आता है. क्लियर? तो this way you can calculate the future price. Now there are four terminology that we have to understand for commodity future. Number one, long and short position. Number two, hedging principle. Number three, short hedge. And number four, long hedge. Now let's start with the first one, long and short position. This is very important to understand long and short position. बहुत ही इजी है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की अगर आपको चैप्टर समझना है तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या है वो आपको जानना पता होना चाहिए. जो लोग प्रेजेंट है शायद उसको याद होगा, बट जो लोग नहीं थे उन लोगों को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है? लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, पढ़ो. व्हेन वन होल्ड द अंडरलाइंग असेट्स इज सेड टू बी लॉन्ग ऑन द असेट्स. व्हेन वन होल्ड द अंडरलाइंग असेट्स, अगर आपके पास कोई असेट्स है तो आपकी लॉन्ग पोजीशन हुई. सपोज आपके पास कोई गोल्ड है, ठीक है, आपके पास कोई गोल्ड पड़ा है, तो आपके पास असेट्स हैं, तो आपकी कौन सी पोजीशन हुई? लॉन्ग. और अगर आप गोल्ड बाय करना चाहते हो, सॉरी हाँ, आप अगर गोल्ड बाय करना चाहते हो तो आपकी कौन सी पोजीशन हुई? शॉर्ट. यहां पे लिखा है देखो, वन हु रिक्वायर्ड असेट्स इज फ्यूचर इट टू बी शॉर्ट. समझो ध्यान से. अगर आपके पास असेट्स है तो फ्यूचर में उसको बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसको बोलते हैं कि यू आर लॉन्ग ऑन असेट्स, लॉन्ग ऑन असेट्स. मैं लॉन्ग ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. यू आर लॉन्ग ऑन असेट्स अगर आपके पास असेट्स है तो. और अगर आप असेट्स चाहते हो तो यू आर शॉर्ट ऑन असेट्स. क्लियर? अगर याद नहीं रहता है तो कहीं पर लिख देना, क्योंकि मैं बार बार इसको बोलने वाला हूं. क्लियर? तो अगर आप के पास असेट्स है तो यू आर लॉन्ग ऑन असेट्स. अगर आप असेट्स चाहते हो, मतलब यू वांट असेट्स, तो यू आर शॉर्ट ऑन असेट्स. तो सिमिलरली फ्यूचर मार्केट में भी ऐसा होता है. इफ वन बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अभी ध्यान से देखना, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? बाय, दैट शुड बी अ लॉन्ग ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? चलो पोजीशन जाने दो, आपके पास क्या है क्या नहीं शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डिपेंड है. ऊपर क्या लिखा है कि अगर आपके पास असेट्स है तो यू आर लॉन्ग ऑन असेट्स. ठीक है? बट फ्यूचर मार्केट में क्या बोलते हैं कि अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो आप लॉन्ग ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है. लॉन्ग, रिवर्स. आपको हमेशा रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ती है, वो हम बात बाद में समझेंगे. आप अभी इतना वो लास्ट टू लाइन से भी याद रखो कि अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो यू आर लॉन्ग ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हो तो यू आर शॉर्ट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. बाय करते हो तो लॉन्ग ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेल करते हो तो शॉर्ट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. याद रखना है इसको. नाउ हेजिंग प्रिंसिपल अभी सिंपल समझ लेते हैं फटाफट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. हेजिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग रिस्क. ये कॉमोडिटी फ्यूचर का यूज होता है फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क. क्लियर? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए. सपोज वी आर अ फार्मर एंड आफ्टर 3 months वी अंडरस्टैंड कि भाई वीट प्रोड्यूस हम होने वाला है. अभी हमने वीट का कल्टीवेशन किया है और आफ्टर 3 month हमारे पास वीट हमारे हाथ में होगा. ठीक है? प्रोबेबली हम कोई डेट पर. So now today the wheat price per kg is equal to 300 rupees. Sorry, per kg नहीं, per 20 kg. Today the price of wheat is equal to 300 rupees. Clear? आज 300 प्राइस है. अच्छा प्राइस है. आपको लग रहा है कि आज अच्छा प्राइस है, बट जब 3 महीने के बाद आपके हाथ में जो वीट आने वाला है उस दिन सीजन होगा, क्योंकि वीट होता है तो सबका एक ही साथ ऑलमोस्ट कल्टीवेशन होता है. तो 3 महीने के बाद हमारे हाथ में वीट आने वाला है. आज 300 प्राइस है. हमको लग रहा है कि 3 महीने के बाद इसका प्राइस 250 हो जाएगा. आज अगर हम बेचने वाले हैं तो हमको 300 मिलेगा, बट टुडे वी डू नॉट हैव अ वीट. अगर हम आफ्टर 3 month बेचने जाएंगे तो हमको लगता है कि 250 हो जाएगा, 250 ओनली एज पर आवर एक्सपीरियंस. तो नाउ वी हैव अ रिस्क. रिस्क कौन सा है कि आफ्टर 3 month बेचने जाएंगे तो हमको 50 रुपए का नुकसान होगा. ठीक है? पर 20 kg. तो नाउ
today you did a future commodity future contract on wheat. ध्यान से समझना, आप अभी किसी के साथ थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, अगर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज करेंगे तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप कोई रिलेटिव के साथ या कोई नोन पर्सन के साथ विदाउट स्टॉक एक्सचेंज करेंगे तो वो फॉरवर्ड है। तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड फ्यूचर दोनों सेम ही है, थोड़ा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कि आफ्टर 3 मंथ्स हम कुछ क्वांटिटी ऑफ व्हीट सेल करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट अभी कर रहे हैं विद स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब सामने कोई इंसान होगा जो ये बाय कर रहा होगा, ठीक है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बाय करता है, हम थ्रू स्टॉक एक्सचेंज सेल करते हैं। तो अभी हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आज हम एक व्हीट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स हम व्हीट सेल करेंगे 300 प्राइस पर, जो आज चल रही है फ्यूचर प्राइस होती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आज का 300 है ना, तो वो नियर बाय होती है 302 298 नियर बाय। तो समझ लो कि हमने आज कॉन्ट्रैक्ट किया व्हीट का कि 300 रुपीज में ये व्हीट हम आफ्टर 3 मंथ सेल करेंगे, और सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया कि मैं 3 महीने के बाद ये व्हीट खरीदूंगा। अभी आप बोलेंगे सर जब प्राइस डिक्रीज होने वाला है तो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों करेगा? तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या हम स्टॉक मार्केट में जितने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो तभी कर सकते हैं जब दोनों का परसेप्शन डिफरेंट हो एग्जैक्ट। मुझे लग रहा है एज अ फार्मर कि प्राइस कम होने वाला है, लेकिन सामने वालों को ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा। सामने वालों को क्या लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है। तो देखो, मुझे लग रहा है कि प्राइस कम होने वाला है, इसीलिए मैं अभी से सेल कर देता हूँ 300 में, तो मुझे नुकसान नहीं होगा। और सामने वाले को लग रहा है प्राइस बढ़ने वाला है, इसीलिए अभी से उसने 300 में बाय कर लिया कि फ्यूचर में प्राइस बढ़े तो उसको नुकसान ना हो। समझ में आ रहा है? दोनों का रिस्क रिड्यूस हो रहा है। मेरे परसेप्शन के आधार पे मेरा रिस्क रिड्यूस हो रहा है, उसके परसेप्शन के आधार पे उसका रिस्क रिड्यूस हो रहा है। तो 3 मंथ का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, हम सेल करेंगे, वो बाय करेगा। अभी ध्यान से समझो पोजीशन कौन सा है। हमने सेल किया, इसीलिए वी आर शॉर्ट ऑन फ्यूचर। हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? सेल, तो वी आर शॉर्ट ऑन फ्यूचर, हम शॉर्ट पोजीशन पर है। क्लियर? अगर हम बाय करते हैं तो लॉन्ग ऑन फ्यूचर, तो हमने सेल किया शॉर्ट। चलो अगर 3 महीने हो गए अभी, तो 3 महीने के बाद हम उसको व्हीट सेल कर देंगे 300 रुपीज पर। क्लियर? तो दिस वे कॉमोडिटी फ्यूचर वर्क। चलो अगर 3 महीने के बाद हमने उसको व्हीट सेल किया 300 में, जो हमने प्राइस डिसाइड किया था, ठीक है, तो उस दिन जब हमने 300 में सेल किया, उस दिन प्राइस चल रहा है व्हीट का 280। कितना प्राइस चल रहा है? 280। तो अगर हम कुछ नहीं करते तो हम 280 में सेल करना पड़ता ना, लेकिन हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए हमको 300 मिला, इसलिए हमको 20 रुपीज का फायदा हुआ। क्लियर? सो दिस वे यू कैन रिड्यूस योर रिस्क बाय यूजिंग द कमोडिटी फ्यूचर। क्लियर? और रिड्यूस रिस्क को बोलते हैं हेजिंग। रिस्क रिड्यूस करना उसको क्या बोलते हैं? हेजिंग। क्लियर? चलो शॉर्ट हेज। शॉर्ट हेज मतलब आप किसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन? व्हेन यू आर सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, when you are sell the future contract। देखो लिखा है when one has a long position in the assets he need to take a short position in future to hedge। ठीक है? चलो कोई भी शॉर्ट पोजीशन कम करता है। अभी हमने एक एग्जांपल दिया जिसमें हमने शॉर्ट पोजीशन लिया था, याद रखना। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, अब एक बार खुद समझो। हेलो, चलो आपने शॉर्ट पोजीशन से हेज कैसे होता है तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जितना क्लियरली समझ में आए ना उतना इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कितना होता है दैट इज डजंट मैटर, पर जितना समझे दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चलो शॉर्ट हेज किसको बोलते हैं? जब आप सेल करते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और सेल कब करते हैं? हमने अभी एग्जांपल लिया वीक का। हमको कौन सा रिस्क लग रहा है? जब हमको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन होने वाला है ना, तब हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं हेज करने के लिए। सपोज कोई रिलायंस का, ठीक है, रिलायंस में हमको लग रहा है आज, सपोज आज कि रिलायंस का प्राइस दोपहर के बाद डाउन होने वाला है, तो अभी हम क्या कर देंगे? इंट्राडे में पहले सेल करेंगे, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? बाय।
तो सिंपल है, जब आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन होने वाला है, जैसे कि हमको लगा कि व्हीट का प्राइस क्या होने वाला है, डाउन, 3 महीने के बाद व्हीट का प्राइस डाउन होने वाला है, इसलिए हमने अभी से व्हीट को सेल कर दिया। सेल किया उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर, और उसको बोलते हैं शॉर्ट हेज। हमने शॉर्ट हेज का यूज किया फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क। तो सिंपल है, हम शॉर्ट यूज कब करते हैं, जब हमको लगता है कि फ्यूचर में पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या होने वाला है, डाउन। ठीक है, एक एग्जांपल है, देखो, कंसिडर अ शुगर मिल, इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 100 मिलियन टन ऑफ शुगर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कोई शुगर मिल फैक्ट्री वाला है और वो 100 मिलियन टन शुगर प्रोड्यूस करने वाला है अप्रैल में। द करंट प्राइस फेब्रुआरी में उसका प्राइस है 22 पर केजी, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन शुगर, अब देखो आज का प्राइस है फेब्रुआरी का 22, और शुगर का फ्यूचर प्राइस, अगर आपको अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है 20 अप्रैल का, अभी हम फ्यूचर फेब्रुआरी में है, अगर हमको अप्रैल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसका प्राइस 25 है। तो कैसे वो हेज करेगा, तो अभी समझो, उसको क्या लग रहा है कि प्राइस डिक्रीज होने वाला, लिखा है हाउ कैन शुगर विल हेज इट पोजीशन अगेंस्ट एंटीसिपेटेड डिक्लाइन इन द शुगर प्राइस इन अप्रैल। उसको लग रहा है कि फ्यूचर प्राइस डिक्लाइन होने वाला है। एक और चीज बता दूं आपको, हर बार हेज करना जरूरी नहीं है, समझो। अगर आप सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, हमने 100 मिलियन टन शुगर अप्रैल में हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, आज फेब्रुआरी है और हमको 100 मिलियन टन शुगर कब मिलने वाली है, अप्रैल में। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि अप्रैल में शुगर का प्राइस अप होने ही वाला है, तो व्हाई वी शुड हेज, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों करना है, समझ में आ रहा है। सपोज आज फरवरी है, अप्रैल में आपके पास 100 मिलियन टन शुगर आने वाला है, अभी नहीं, अप्रैल में, और आपको लग रहा है कि अप्रैल में प्राइस बढ़ने वाला है, तो हमको तो फायदा ही है ना, कहां पर रिस्क है, रिस्क ही नहीं है। तो ये सब फ्यूचर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों करें। कब करना होता है, जब हमको लगे कि प्राइस डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको लग रहा है कि प्राइस डिक्रीज होने वाला है, तो हम अभी से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देंगे ना। चलो कितने में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने में अवेलेबल है, 25। ये सुनो, चलो 25 में अवेलेबल है, तो लिखा है देखो, to execute the hedging strategy the sugar mill take a opposite position in the future market, the sugar mill long on assets, therefore he need to sell the future कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपके पास शुगर है, आपके पास शुगर है, उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। अगर आपके पास असेट्स है तो लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, और फ्यूचर मार्केट में ऑपोजिट पोजीशन लेनी पड़ती है। समझो फिर से, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास शुगर है मतलब अभी नहीं है बट होने तो वाली है ना, तो अगर आपके पास शुगर तो उसको सेल करना पड़ेगा ना, तो सेल करने को फ्यूचर मार्केट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट। तो सिंपल, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर आपके पास शुगर है तो आप बाय करेंगे कि सेल करेंगे, सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो कौन सा पोजीशन लेना पड़ता है, शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, चलो अभी हमने सेल किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कितने में सेल किया, 25 पर केजी। चलो ध्यान से कैलकुलेशन कैसे होता है। चलो अभी हमने सोल्ड किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में, कितने में सोल्ड किया, 25। और जब अप्रैल होगा तब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फिर से क्या कर लेंगे, बाय। एक चीज समझो, ये लोग वन साइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से होता है, ध्यान से समझो। हमारी बुक में कैसे लिखा है और जनरली कैसे होता है। चलो शुगर मिल का एग्जांपल सेम लेते हैं। शुगर मिल वालों को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन होने वाला है, इसीलिए देखो दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसीलिए उसने अभी से ये शुगर कितने में सेल कर दिया, 25 रुपीज में फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो क्या करेगा, 25 में फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो 25 में आप इन अप्रैल ऑटोमेटिकली 25 रुपीज में ये शुगर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, और ही और सी विल गेट 25 रुपीज पर केजी। सिंपल, ये वन वे होता है, कुछ नहीं, जो हमने बोला है वो कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन एक हमारे बुक में कैसे समझाया है कि अगर हम पहले सेल करते हैं तो मैच्योरिटी पर हमको बाय भी करना है, स्क्वायर ऑफ पोजीशन करनी है। ठीक है, हमको कौन सी पोजीशन करनी पड़ती है, स्क्वायर ऑफ, बुक में ऐसा समझाया है। तो अगर हमने पहले 25 रुपीज में सेल किया था ना,
अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट देखो 25 में सेल किया था, तो जब अप्रैल आएगा तो उसको वापस बाय भी करना पड़ेगा आपको, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ, पहले सेल किया फिर बाय करो। तो जब आप 22 में बाय करेंगे, 25 में सेल किया था, 22 में बाय करेंगे, कितना रुपीस का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपीस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको 3 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? नाउ तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। कैसे होता है? क्लियर? तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे हमको 3 रुपीस का प्रॉफिट मिला, इसको बोलते हैं शॉर्ट हेज। शॉर्ट हेज मतलब सेल करना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब सेल करते हैं? जब हमको लग रहा है कि इन फ्यूचर द प्राइस विल डिक्रीज। क्लियर? सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लॉन्ग हेज, व्हाट इज लॉन्ग हेज? लॉन्ग हेज का मतलब होता है वी आर बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? बाय मतलब हम कोई कॉमोडिटी एडवांस में बाय करने वाले हैं। चलो एडवांस में कब बाय करते हैं? जब लगता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस क्या होने वाला है। अब अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज लॉन्ग हेज? लॉन्ग हेज मतलब हेजिंग का यूज करते हैं फ्यूचर में। लॉन्ग का मतलब है वी आर बाइंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब बाय करते हैं? जब हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस अप होने वाला है। सिंपल समझो, अगर हमको लग रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स वी वांट ऑयल, सपोज अब 3 महीने के बाद हमको ऑयल चाहिए, बट फ्यूचर में जब 3 महीने के बाद चाहिए, आज नहीं चाहिए, तो 3 महीने के बाद लेने जाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा ड्यू टू शॉर्टेज। तो हम अभी से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके ऑयल बाय कर सकते हैं ना लोअर प्राइस में। तो जब आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस अप जाने वाला है, एट दैट टाइम यू आर डूइंग द लॉन्ग हेज। क्लियर? डिटेल में वी आर डिस्कसिंग इन our next video.